दोस्तों, स्वागत है आप सभी का त्रिपाठी सोशियोलॉजी चैनल में। तो मैंने एसओसी 505 वाला जो हमारा था हिंसा वाला, महिला हिंसा के कारण एवं प्रकार जो थे वो मैंने वीडियो दे दिया है। उसके 2 वीडियो मैंने दिए थे, तो आप लोग को दोनों मिक्स करके लिखना था। आई थिंक 1000 वर्ड है तो 6-7 मैक्सिमम 8 पेज तो होने चाहिए। तो मैंने जितना दिया है तो आई होप कि आप लोग 8 या 9 पेज के आसपास हो गया होगा। तो अभी हम एसओसी 504 की बात करेंगे। इस पे जो हमारा 2 मिला है, हमें दोनों में से किसी एक पे 1000 वर्ड लिखने को, तो उस पे मैंने किस पे लिखा है वो मैं आप लोग को बता दूंगी। और जो मैंने लिखा है आई थिंक ये आप लोग भी लिखें। तो ये हो गया हमारा। हाँ, कुछ लोगों का कन्फ्यूज़न था कि जैसे असाइनमेंट लिखना कैसे है। अभी पहले हम लोगों ने असाइनमेंट लिखा है, तो ये भी हम लोग को पहले पता है कि जो पेपर है हमारे, जैसे मैंने सादे पेज पे किया तो कई लोगों ने कमेंट किया कि ये मतलब सादे पेज पे ही करें, और या फिर रोल अनरोल वाली जो पेज आती है, जो एक साइड पेज मतलब प्लेन रहती है और एक साइड रोल रहती है, वो वाली। तो मैंने बोला कि देखिए, या अगर आप लोगों के पास लाइनअप वाला पेपर है तो आप उस पर भी लिख सकते हैं, अगर सिंपल पेपर है तो आप उस पर भी लिख सकते हैं। बस ये चीज़ आप लोग देखिएगा कि ये जो लाइनें हैं, ये एक मिनट बताती हूँ। ये जो लाइनें हैं, जैसे ये भीमराव राम जी, ये मतलब बराबर से होना चाहिए ताकि पढ़ने वाले को डिस्टर्बेंस ना हो कि फर्स्ट लाइन को सेकंड में मिला दे और सेकंड का अगर आपका ये सही है तो आप सिंपल पेज पे भी लिख सकते हो। और हाँ, एक पेज पे एक ही साइड लिखिएगा, दोनों साइड नहीं लिखना है, ये कंपलसरी है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो समय भी हम लोग के पास कम है और मुझे वीडियो भी जल्दी बनानी है क्योंकि ज़्यादा बड़ा भी हो जाएगा। तो आज मैं इसका एक ही वीडियो आप लोग को दूंगी और इसी में आप लोग को देख के लिखना पड़ेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है। और जिस चीज़ की भी मतलब जिस नोट्स की ज़रूरत हो आप हमें मैसेज करिए। आई होप कि मैं उसे अवेलेबल कर सकूँ आप लोग के लिए। और अपने सारे फ्रेंडों में इसको फॉरवर्ड कीजिए क्योंकि अभी ये सबको ज़रूरी है, तो आई थिंक सबका हेल्प हो सके। तो हम देखते हैं कि एसओसी 504 में डी से रिलेटेड जो भी होंगे तो उनको मिला है पर्सपेक्टिव्स। सॉरी, ये उनका चौथा पेपर है हमारा, पर्सपेक्टिव्स ऑन इंडियन सोशियोलॉजी। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि हमें दो टॉपिक मिले थे, जिसमें पहला था एक्सप्लोरिंग डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया और दूसरा था एक कंपैरिजन बिटवीन द अप्रोच ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एंड डेविड हैडिमन। तो इस पे मैंने सेकेंड वाला जो हमारा है कंपैरिजन बिटवीन, ठीक है, इसी पे हाँ मैंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और डेविड हार्डीमैन के जो भी अप्रोच थे उनमें कंपैरिजन करना था। तो ये मैंने किया है। फर्स्ट नहीं किया मैंने, एक्सप्लोरिंग नहीं किया, सेकेंड मैंने किया है ये कंपैरिजन वाला। तो वो मैंने क्या किया वो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। तो मैंने इस वीडियो में सबसे पहले ये भीमराव अम्बेडकर कौन थे और डेविड हार्डीमैन कौन थे, और भीमराव अम्बेडकर ने इंडियन सोशियोलॉजी में क्या कंट्रीब्यूट किया था, डेविड हार्डीमैन का क्या कंट्रीब्यूशन था, इन दोनों के बीच जो भी कंपेयर्स हैं वो मैंने किया है। तो हम देख लेते हैं कि भीमराव रामजी अम्बेडकर, इनका मतलब बचपन का नाम था भीमराव रामजी अम्बेडकर। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था और 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हो गई। अम्बेडकर विपुल प्रतिभा के छात्र थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय एवं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दोनों ही विश्वविद्यालयों से इन्होंने अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी, मतलब पीएचडी इन्होंने किया था। बड़ौदा की गायकवाड़ से इन्हें छात्रवृत्ति मिली, जिसके सहारे ये अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय 1915 में एमए किया और इनके जो पीएचडी का विषय था उसका नाम था द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, और इन्होंने 4 बार पीएचडी किया था। अब तक के समाजशास्त्रियों में एक ये समाजशास्त्री हैं जिन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बार पीएचडी किया हुआ है, भीमराव अम्बेडकर, जो दलित क्या अनुसूचित मतलब अस्पृश्य दलित ये सारे जातियों से आते हैं। तो हम देखते हैं कि अम्बेडकर, अब हमें यहाँ पे इनकी स्टोरी को थोड़ी ना पढ़ना है, बट फिर भी नॉर्मली हम लोग को पहले इनका बायोडाटा तो दिखाना ही पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि अम्बेडकर एक क्रांतिकारी समानतावादी समाज की रचना करना चाहते थे। ठीक है, इन्होंने एक मंत्र भी दिया, संगठन बनाओ, शिक्षित हो, संघर्ष करो। ठीक, फिर इन्होंने कहा कि जब तक अस्पृश्यता रहेगी हिंदू समुदाय नहीं बन पाएगा, अम्बेडकर ने कहा था। इनका मानना था कि सती प्रथा, बाल विवाह, विधवाओं पर प्रतिबंध, विधवाओं की पुनर्विवाह पर प्रतिबंध, ये सारी सामाजिक कुरीतियाँ जाति व्यवस्था के ही परिणाम है। कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था ही इसे इफ़ेक्ट करता है।
इन्होंने भारत के संदर्भ में फैले बहुत से कुरीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित विषयों को बताया जो निम्नवत इस प्रकार से है। मतलब इन्होंने भारत में जो भी कुरीतियाँ थी जातिवाद से रिलेट, मतलब जातियों से रिलेट जो भी कुरीतियाँ थी उनके विषय में इन्होंने बात किया था। और वहीं पे हम देखते हैं कि डेविड हार्डीमैन ने, उन्होंने भी कहीं ना कहीं समाज में जो भी जाति से रिलेट प्रॉब्लम्स थी उसके विषय में इन्होंने बात किया था। उन्होंने किसी एक सेंटर पर, जैसे मतलब उनका एक कोस्ट था फीडिंग द बनिया, उस पर उन्होंने बात किया था हार्डीमैन ने। तो और इन्होंने क्या क्या बात किया था, बी आर अम्बेडकर का ही देन है कि आज लड़कियों को इतना स्वतंत्रता मिली है, फ्रीडम है इतना। तो ये सारी चीज़ें जो सती प्रथा थी, विधवा विवाह था और ये बाल विवाह था, ये सारी चीज़ों पे इन्होंने रोकथाम किया था, मतलब रोका था इसको। तो ये अम्बेडकर मतलब इन सबों को रोकना चाहते थे वो, और उन्होंने इस उद्देश्य में बहुत सारे कार्य भी किए। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बी आर अम्बेडकर की देन है। तो हम देखते हैं कि अस्पृश्यता के विषय में इन्होंने क्या बात किया था। तो आप लोग वीडियो पॉज कीजिएगा, लिखिएगा, और कुछ मेरी वीडियो से आप लोग को कुछ चीज़ें क्या, मैंने यही सेम चीज़ लिखा है और यही मैं जमा करने वाली हूँ। तो आई थिंक आप लोग को भी ये बेटर लगेगा और आप लोग इसे लिखिएगा। तो हम देखते हैं कि अस्पृश्यता क्या है। अस्पृश्यता पर बी आर अम्बेडकर ने सबसे पहले बात किया था। इनका मतलब दो ही था, ये शूद्र जातियों पे, और शूद्र जाति में अस्पृश्य वगैरह सब आते थे, और एक स्त्री पे, ठीक। और इसके बाद से इन दोनों के बाद से इन्होंने जनजातियों पे भी अध्ययन किया था। मतलब इनका ये दो विषय सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट था कि स्त्रियों की जो दशा थी वो, और अस्पृश्यों की जो दशा थी शूद्र की, उसके विषय में इन्होंने बात किया था। फिर हम देखते हैं कि अस्पृश्यता पे क्या लिखना है। तो सुधारती नैतिकता तथा क्रियाशीलता व्यक्ति के रूप में अम्बेडकर द्वारा अस्पृश्यता की चर्चा उनकी जाति दृष्टि से जुड़ी हुई थी। अस्पृश्यता की चर्चा उन्होंने जिस हालत को देखकर लोगों में सहानुभूति पैदा होनी चाहिए, यह सहानुभूति उनके हालात को सुधारने में मदद करेगी। इन्होंने अस्पृश्यों से कहा कि वे गांधी जी के जाल में न फंसे। अस्पृश्यों से राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए संघर्ष का आह्वान किया। यद्यपि मुस्लिम और ईसाई धर्म उनके ध्यान में थे, पर ये धर्म अस्पृश्यों के लिए चयन नहीं थे। राजनीतिक दलों द्वारा अस्पृश्यों को अपने प्रभाव में लाने के प्रयासों के प्रति वे संवेदनशील थे। मतलब कुछ तो ये दलित जाति से ये थे, तो उन्हें ज़्यादा इस पर अस्पृश्यता पे ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं अध्ययन नहीं करना पड़ा, बिकॉज ये खुद उस चीज़ से निकल रहे थे, तो उन्हें उन सब चीज़ों के विषय में ज़्यादा ही नॉलेज था। फिर हम देखते हैं कि भारत में पहली बार आम जनगणना 1881 में हुई थी, और 1881 की जनसंख्या रिपोर्ट में भारत की कुल संख्या जनगणना के लिए यहाँ की विभिन्न जातियों की सूची बनाने और उनके कुल योग करने के अतिरिक्त कुछ नहीं किया गया था। दूसरी बार आम जनगणना 1891 में हुई थी। पहली 1881 में हुई और दूसरी 1891 में हुई। इस बार जनगणना आयुक्त ने देश की जनसंख्या को जाति प्रजाति या उच्च या निम्न जाति के रूप में वर्गीकृत करने की कोशिश की, किंतु यह एक प्रयास मात्र था। सन 1901 ईस्वी की जनगणना, मतलब ये तीसरी जनगणना थी, जिसके परिणाम स्वरूप अस्पृश्यों की कुल जनसंख्या के बारे में कोई सटीक आंकड़े नहीं मिल सके थे। इसके दो कारण थे, मतलब ये सब सिर्फ अस्पृश्यों के लिए ये कार्य किए गए थे, ये जनगणनाएं, कि ये भी उनमें शामिल हो। दो कारण थे। 1901 में आते आते बहुत सारी चीज़ें मिली थी, बट फिर भी अभी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो सिर्फ अस्पृश्यों का ही नहीं था, अपितु उसमें अदर भी लोग जुड़े हुए थे। जैसे कि पहला कारण ये था कि इस जनसंख्या में कौन अस्पृश्य है और कौन नहीं, ये पता ही नहीं था। दूसरी बात यह, मतलब कौन अस्पृश्य, इसे कैसे जाना जाएगा, ये चीज़ नहीं पता था। दूसरा यह कि जो जातियाँ आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई थी, उन्हें भी अस्पृश्य की जनसंख्या में शामिल कर लिया गया था। फिर हम देखते हैं कि सन 1911 की जनगणना में कुछ आगे काम हुआ, और अस्पृश्यों की गणना किस प्रकार की जाए, कि मतलब किया जाएगा, इसके 10 मानदंड अपनाए गए थे। मतलब ये माना गया कि ये अगर 10 मतलब ये जो 10 नियम है, ये सारी चीज़ें अगर किसी परिवार में या किसी व्यक्ति में मिलती है, तो मतलब वो अस्पृश्य है। जैसे कि पहला ये था
कि ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को नहीं मानना, यदि ऐसा कोई कर रहा है तो वो भी असपृश्य है। दूसरा था कि किसी ब्राह्मण या अन्य मान्यता प्राप्त हिंदू से गुरु दीक्षा नहीं लेते हैं। वेदों की सत्ता को नहीं मानते थे, मतलब जो ब्राह्मण थे वो असपृश्यों से गुरु दक्षिणा जो होता था, दीक्षा जो होती थी, वो नहीं लेते थे। तीसरा था वेदों की सत्ता को नहीं मानते थे, बड़े बड़े हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करते थे, ब्राह्मण जिनकी यजमानी नहीं करते थे, जो किसी ब्राह्मण को पुरोहित बिल्कुल भी नहीं बनाते थे, जो साधारण हिंदू मंदिरों के गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकते थे, जिनसे छूत लगती थी, और जो अपने मुर्दों को दफनाते थे एवं गौमांस खाते थे एवं गाय की पूजा नहीं करते थे। तो ये सब अस्पृश्य में गिने जाते थे। तो उन्होंने अस्पृश्यता के विषय में ये सारी चीज़ें बताई। फिर उन्होंने जाति प्रथा, जाति संस्था और जाति धर्म, इस पे उन्होंने बात किया। तो हम देखते हैं कि हिंदू समाज की वर्तमान उथल पुथल का कारण है कि आत्म परीक्षण की भावना एक समय था जब इस समाज के अभिजात वर्ग अपने परीक्षण के बारे में कोई डर नहीं था, मतलब उनके विषय में कोई डर नहीं था। उनका तर्क था कि हिंदू समाज एक प्राचीनतम समाज है, उसने अनेक प्रतिकूल शक्तियों के प्रहार को झेला, अतः उसकी सभ्यता और संस्कृति में निश्चय ही कोई अंतर्निहित शक्ति दमखम होगा। हिंदू अभिजात वर्ग के मानस में खलबली मचाने के लिए काफ़ी है कि यदि हिंदू संख्या में अधिक होने पर भी मुसलमानों का सामना नहीं कर सकते तो उस समय उनकी क्या दुर्गति होगी, जब उनके अनुयायियों की संख्या इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेने के कारण और घट जाएगी। धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म ग्रहण करने वाले के लिए हिंदू समाज विवाह होते हैं और प्रत्येक दूसरे का विरोध करती है। चूँकि हिंदू समाज जातियों का परिसंघ है और प्रत्येक जाति अपने अपने अहाते में बंद है, अतः उसमें धर्म परिवर्तन करने वाले कोई स्थान नहीं है, कोई भी जाति उसे अपनी जाति में शामिल नहीं कर सकती है। तो ये इन्होंने कहा था। फिर इन्होंने जाति संगठन के विषय में क्या कहा ये भी हम देखते हैं। तो इन्होंने कहा कि जाति बिना किसी अपवाद के एक अंतर वैवाहिक समूह है जो किसी एक भाषीय क्षेत्र तक सीमित है। अंतर विवाह एक विशिष्ट क्षेत्र में बिखरे हुए जातीय समूह आपस में या तो रक्त संबंध या वैवाहिक आधार पर एक दूसरे से संबंधित है, या फिर जाति समूह अपने आपस में या तो रक्त संबंध या वैवाहिक आधार पर एक दूसरे से संबंधित है। जाति का इसीलिए विस्तारित नातेदारी समूहों का संगठन कहा जाता है। तो ये उन्होंने इस पर भी बात की। फिर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सोने का काम करने वाली जातियों को दैवीय सोनार, लोडा सोनार आदि नामों से संबोधित किया जाता है। पारिवारिक संगठन पर भी इन्होंने बात किया। तो उन्होंने कहा कि परिवार को संस्कृति का तीसरा मुख्य तत्व कहते हैं। परिवार संगठन में संयुक्त परिवार के विषय में ही इन्होंने बात किया था। संयुक्त परिवार वह परिवार है जिसके सदस्य एक छत के नीचे रहते हैं, जिसकी एक ही रसोई होती है, जिनकी समान संपत्ति होती है। परिवार में वे एक ही देवता की पूजा करते हैं, एक ही माँ की संतान होते हैं या किसी अन्य आधार पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट मतलब बनाया महिला के उत्थान के विषय में। इन्होंने कहा कि यदि कोई मतलब हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जब इन्होंने संविधान बनाना शुरू किया तो उसमें इन्होंने इस कार्य को भी किया, और इसमें ये रूल्स था कि यदि कोई पुरुष एक स्त्री के रहने पर या यदि किसी दूसरी स्त्री से विवाह या किसी प्रकार का संबंध रखता है तो इसकी शिकायत करने पर, मतलब जो उसकी पहली पत्नी है, यदि वो इसकी शिकायत करे तो उस पुरुष को 7 साल की जेल हो सकती थी। B.R. अम्बेडकर ने मुख्यतः शूद्र, स्त्री और जनजातीय विषयों पर अत्यधिक चर्चा की एवं उनके उत्थान के लिए इन्होंने विशेषतः कार्य भी किए थे। फिर इन्होंने दलित मुक्ति अधीनस्थ समूह का उपागम, इस पर भी काम किया, मतलब बात किया था। फिर पद्धति शास्त्र और फिर धर्म पे। तो धर्म हम देख लेते हैं। तो धर्म इनकी रचनाओं का एक बड़ा हिस्सा हिंदू धर्म पर केंद्रित था। ये अध्ययन उन्होंने 1940 के मध्य किया था। उनकी मान्यता थी कि बौद्ध धर्म का आधार एक महान क्रांति थी और तर्क और तार्किकता के आधार पर समाज बनाने की यह प्रक्रिया सर्वश्रेष्ठ थी। मुख्य धारा भारत में प्रयोग करने के लिए उचित शब्द था। हालांकि जिस समय यह कहा जा रहा था कि वह युग वर्तमान युग से भिन्न था, जिस आंदोलन से ग्रंथ प्रतिरोधी आंदोलन प्रारंभ किया गया था, वे ग्रंथ स्मृतियाँ संबंधित थे, विशेषतः मनुस्मृतियों, जिसको बार बार उद्धृत किया गया। अंबेडकर का मत था कि हिंदू ग्रंथ किसी एकीकृत अथवा किसी गूथे हुए दर्शन की अभिव्यक्तियाँ प्रस्तुत नहीं करते। इन विचारों में उनके अंतर्विरोध हैं। परंपराओं, प्रवृत्तियों, उपनिषद, वेदों के तत्व आलोचक हैं।
उन्होंने दूसरे योगदान में कहा कि उन्होंने कहा कि अलाभकारी लोग विशेष रूप से अस्पृश्यता के लिए उचित प्रावधान किए जा सके एवं जो गुणात्मक हो और जो उत्तरदायित्व पूर्ण हो, ऐसी व्यवस्था जिसकी चर्चा हो वो पहले से कर रहे थे। इस व्यवस्था को अधिक मांग की और अत्यधिक बल तब मिला यह विस्तृत 1932 में गांधी जी भारतीय स्तर पर आमरण अनशन के समय इन प्रावधानों को लागू करने पर जोर दिए थे एवं भारतीय राजनीति में इन प्रावधानों को लागू करने का कोई विरोध नहीं हुआ और अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की सूची का अलग अलग विरोध नहीं हुआ और अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की सूची को अलग अलग कर उन अवसरों को पैदा किया जिसके लिए अम्बेडकर ने प्रयास किए थे। फिर उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद है। तो अम्बेडकर का मानना था कि उपनिवेशवाद की समीक्षा में कई बातों का सम्मिलन है, इसमें अर्थव्यवस्था भी है और उपनिवेशवाद पर बहस भी। फिर भी अम्बेडकर ने राष्ट्रवाद के प्रति आसक्त नहीं थे, विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभव के बाद उनकी आसक्ति में अंतर आया था। फिर अब डेविड हार्डीमैन को हम देख लेते हैं। तो इनका जन्म 1947 में रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ था। लंदन के लिसेस्टर विश्वविद्यालय से इन्होंने प्राच्य तथा अफ्रीकन केंद्र में उन्होंने अध्ययन का कार्य किया था। इन्होंने भारत में एक कहावत बनियों के किसानों के ऊपर आधिपत्य के संबंध को दर्शाते हुए कहते हैं कि बताया। और हार्डीमैन की दूसरी पुस्तक छोटे स्तर पर स्थित कृषक समाज का संबंध विस्तृत आधार पर पूंजीवादी व्यवस्था से जोड़ती हुई बताया था। इस गहन अध्ययन में हार्डीमैन ने पश्चिम भारत में कृषकों तथा बनिया के बीच संबंधों की चर्चा की। फीडिंग द बनिया इनका इम्पोर्टेंट था। तो हम इसमें देखते हैं कि इन्होंने फीडिंग द बनिया नामक पुस्तक में कई शताब्दियों से ग्रामीण भारत में अधीनस्थ समूहों के ऊपर समर्थ लोगों द्वारा शक्ति प्रयोग के स्वरूपों के संबंध में बात की। शोषण की इन शक्तियों के प्रयोग में अनेक पक्ष हैं, जिसमें राजनीतिक तथा सांस्कृतिक शक्तियाँ मौजूद रही। इन शक्तियों के प्रयोग के अनेक पक्ष भी हैं। यह आश्चर्य की बात है कि प्राचीन काल में तो ये शक्तियाँ मौजूद थी ही, परंतु उसके बाद उत्पन्न नए वातावरण में भी रही। प्रतिरोध के लिए अगर हम देखें तो किए जाने वाले अवरोध अवस्था उत्पन्न करने के बावजूद बनिया तथा व्यापारियों ने न केवल अपनी स्थिति को बनाए रखा अपितु अपने बरकरार को भी बनाए रखा, अधीनस्थ समूह से संबंधों को बनाए रखा एवं लाभों को बरकरार रखा। हार्डीमैन का प्रयास था कि वे शताब्दियों से चले आ रहे इस प्रभुत्व को समझा सके, साथ ही यह वर्णित कर सके कि कैसे प्रभावशाली तरीके से ये शोषक अपने प्रचलनों को बनाए रख सके एवं राज्य की संरचना में मदद कर सके जिनका वे शोषण कर रहे थे। उनके साथ संबंधों और विद्रोह की अवस्थाएं बनी रही। तो ये चीज़ इन्होंने बात किया था। डेविड हार्डीमैन ने और बी आर अम्बेडकर ने इस पर बात किया था। तो हमारा ये हो गया। फिर अब हम SOC 503 जो हमारा डेवलपमेंट वाला है उस पर हम देखेंगे कि सोशियोलॉजी और डेवलपमेंट में जो भी 2 टॉपिक्स मिले, अभी तो मैंने देखा नहीं है क्या क्या टॉपिक है, अभी देखती हूँ, फिर उसका भी मैं वीडियो बनाऊँगी। जल्दी मैं आप लोग SOC 503 वाला भी दे दूँगी। तो वीडियो लाइक कीजिए, आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड तक इसको पहुँचाइए, कमेंट कीजिए। और जो आप लोग को ज़रूरत हो जिस भी सब्जेक्ट की जानने की उसे आप लोग देखिए। और रही बात सेकेंड सेमेस्टर की, तो वो भी मैं स्टार्ट करूँगी बहुत जल्द। ये 5 कंप्लीट कर लूँ मैं, उसके बाद से मैं उसको भी स्टार्ट करूँगी। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज़।